नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी सेंटर शो। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज। शो की शुरुआत कर रहे हैं सुशांत सिंह राजपूत मामले के साथ। रिया चक्रवर्ती आज दूसरी बार ईडी दफ्तर में हाजिर हुई। उनके पिता और उनके भाई भी उनके साथ थे। एक तरफ ईडी दफ्तर में वो ईडी के सवालों के जवाब दे रही थी, तो दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ मीडिया ट्रायल बंद हो। सोमवार को रिया चक्रवर्ती दूसरी बार ईडी यानी कि प्रवर्तन निदेशालय दफ्तर पहुंची। साथ में भाई शोविक और पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती भी थे। रिया एक तरफ मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े सवालों का जवाब दे रही थी, तो दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर सुशांत सिंह राजपूत केस में राजनीति किए जाने का आरोप लगाया और ये भी कहा कि उन्हें राजनीतिक एजेंडे के तहत बलि का बकरा बनाया जा रहा है। ईडी सुशांत सिंह राजपूत केस में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही है, जिसमें रिया और उसके परिवार की संपत्ति और आय के स्रोत की जांच अहम है। ये जब तक ऑथेंटिकेशन नहीं होगा इस टर्नओवर शो का, ऑथेंटिकेशन फ्रॉम कहाँ, ऑथेंटिकेशन फ्रॉम बैलेंस शीट से नहीं, बैंक स्टेटमेंट से नहीं होगा, ऑथेंटिकेशन फ्रॉम थर्ड पार्टी स्टेटमेंट से नहीं होगा जो प्रोड्यूसर्स के स्टेटमेंट है, ऑथेंटिकेशन फ्रॉम इनका जो पब्लिक डोमेन में या बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट हो उसके हिसाब से क्या इनकम अक्रू हो रहा उससे नहीं होगा। तो जब तक ये नहीं होगा तब तक ईडी इस नतीजे पे पहुंचेगी नहीं कि मनी लॉन्ड्रिंग हुआ है कि नहीं। सुशांत सिंह राजपूत केस में जांच भले ही संदिग्ध मौत, धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग की हो रही है, लेकिन इस सबसे ज्यादा राजनीति हो रही है। मामले में बिहार और महाराष्ट्र सरकार आमने सामने आ चुकी है। महाराष्ट्र बीजेपी के एक नेता ने तो सुशांत सिंह राजपूत की मौत में अंडरवर्ल्ड, बॉलीवुड और राजनीतिक सांठगांठ की आशंका जताई है। अंडरवर्ल्ड, बॉलीवुड और राजनीति के बड़े बड़े नाम इन्वॉल्व होने की संभावना है। ऐसे सूरत में आज 60 दिन बीत चुके हैं, तो बहुत सारे सबूत या तो मिट गए होंगे या मिटा दिए गए होंगे। ऐसी सूरत में रिया चक्रवर्ती और अन्य 5 यही लोग हैं जो जीवित लिविंग एविडेंस सुशांत सिंह राजपूत के केस में हैं। चूंकि बड़े बड़े लोगों के नाम इसमें इन्वॉल्व हैं, तो ऐसी संभावना नकारी नहीं जा सकती कि रिया चक्रवर्ती और अतर 5 लोगों की जान को भी धोखा हो सकता है। सोमवार को ईडी ने एक साथ 6 लोगों से पूछताछ की, जिनमें रिया और उसके भाई और पिता के साथ रिया की मैनेजर श्रुति मोदी और सीए रितेश शाह भी थे। क्रिएटिव डायरेक्टर और सुशांत के साथ उनके घर में रहने वाले सिद्धार्थ पिठानी से भी लंबी पूछताछ हुई। तकरीबन 10 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद रिया चक्रवर्ती, उनके भाई शोविक और पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती इस ईडी दफ्तर से बाहर निकले। तीनों से ये दूसरे दौर की लंबी पूछताछ है, लेकिन अभी तक ये साफ नहीं है कि ईडी के हाथ क्या लग पाया है। दिल्ली से मुकेश सिंह सेंगर और मुंबई से कैमरामैन संजय मंडल और राजन दयालकर के साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और राजस्थान कांग्रेस की आपसी फूट आज सुलझती हुई नजर आई। बगावती गुट के सचिन पायलट ने प्रियंका गांधी और राहुल गांधी से मुलाकात की। सचिन पायलट कांग्रेस में लौटे। वापसी पर सामने आकर बोले पायलट, मुझे पद की कोई लालसा नहीं, लड़ाई मान सम्मान की थी। पार्टी पद देती है, ले भी सकती है, यहाँ व्यक्तिगत दुर्भावना की कोई जगह नहीं। सचिन जी मुझे लगा कि इन बातों में जहां पर मुझे आपत्तियां थी या जहां पर मुझे लगा कि अपनी बात रखना बहुत जरूरी है, तो कांग्रेस के समक्ष मैंने उस बात को रखा। मुझे खुशी है कि कांग्रेस अध्यक्ष ने, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने, प्रियंका जी ने, हम सब ने विस्तार से आज चर्चा करी और हमारे जो साथी विधायक हैं उन सबकी बातों को, उन सबके कंसर्न्स को हमने प्लेटफॉर्म पर रखा है और मुझे आश्वासित भी किया गया है। मैं धन्यवाद देता हूं इस बात का कि ये 3 सदस्यीय कमेटी बनकर बहुत जल्द उन तमाम मुद्दों का निराकरण करेंगे जो मुद्दे हम लोगों ने उठाए हैं। मैं फिर कहना चाहता हूं, सैद्धांतिक मुद्दे थे, गवर्नेंस के इश्यूज से जो मैं चाहता था एड्रेस हों, ताकि पार्टी और सरकार उन वादों पर खरा उतर सके जिन वादों को कर हम सत्ता में आए थे। और पार्टी पद देती है, पार्टी पद ले भी सकती है। मुझे पद की बहुत लालसा नहीं है, लेकिन मैं चाहता था जो मान सम्मान स्वाभिमान की बात हम लोगों ने करी थी वो बनी रहे। राजनीति में आज 18-20 साल से मैंने जो योगदान दिया है व्यक्तिगत रूप से पार्टी के प्रति, पार्टी इस बात को जानती है और हमने हमेशा कोशिश करी है कि जिन लोगों ने मेहनत कर इस सरकार का निर्माण किया है उन लोगों की हिस्सेदारी, भागीदारी सुनिश्चित की जाए। मुझे खुशी है कि कांग्रेस अध्यक्षा जी ने आज जो कमेटी का गठन किया है और ये बात भी जैसे वेणुगोपाल जी ने कहा कि समयबद्ध तरीके से इन सब बातों को सुनकर इसका अच्छा निराकरण किया जाएगा। हापुड़ में 6 साल की बच्ची के बलात्कार के 5 दिन के बाद भी अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन पुलिस दावा कर रही है कि अपराधियों को वो पहचान चुकी है। इस बच्ची के साथ इतनी दरिंदगी हुई है कि मेरठ के मेडिकल कॉलेज में वो जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है। डॉक्टरों का कहना है कि उसके इलाज में लंबा वक्त लग सकता है। आप सब लोग विश्वास दिलाता हूँ
हापुड़ में 6 साल की बच्ची से हुए रेप के मामले में एसपी हापुड़ सफाई दे रहे हैं। इस खौफनाक घटना के 5 दिन बीत चुके हैं। सोमवार को राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ताओं ने भी एसपी ऑफिस के सामने नारेबाजी की। अब एसपी लोगों को दिलासा दे रहे हैं कि अपराधियों की पहचान कर ली गई है। वहाँ पे दर्शकों ने बताया उनकी चाची के सामने गई, बच्ची गई, पहला फुसला के लड़का ले गया। रात भर पुलिस खोजती रही, लगभग 100 आदमी खोज रहे थे उन्हें। शाम में ये बात हमें पता चल गया, शाम में उन्होंने डर के छोड़ा, पुलिस के डर से वो छोड़ करके खेत में चले गए। लेकिन हाल में अपराध की बढ़ रही घटनाओं ने विपक्ष को सरकार पर हमला करने का मौका दे दिया है। हम तो परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि वो बच्ची जल्दी से ठीक हो, और पुलिस वालों से भी यही कहने के लिए आए हैं कि जिस तत्परता के साथ में आपने उसको ढूंढा और खोज निकाला है, उसकी गिरफ्तारी करके सख्ती से सख्ती कार्रवाई उसके साथ की जानी चाहिए। गुरुवार को बच्ची को इसी जगह से शाम 6 बजे बाइक सवार बदमाशों ने अगवा किया था। दूसरे दिन सुबह यहां से 3 किलोमीटर दूर बच्ची बेहोशी की हालत में मिली थी। पुलिस की 8 टीमें लगाई गई हैं और 3 स्केच भी बनवाए गए हैं। वहीं मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी इस हद तक हुई है कि आज वो मौत से लड़ रही है। मेरठ मेडिकल कॉलेज में 3 सर्जरी हुई है, बाकी की सर्जरी के लिए लंबा इलाज किया जाएगा। ये बच्ची का परसों शाम में इसका ऑपरेशन कर दिया गया था। मैंने परसों शाम को लेकर के कल सुबह उसको स्टेबलाइज करते हुए कल सुबह उसका ऑपरेशन किया गया और 3 घंटे उसका ऑपरेशन चला था। इस समय मैं अभी देख के आया था, बच्ची की हालत स्टेबल है, लेकिन अभी खतरे से बाहर नहीं बताया सकता है इसको, और इसका लंबा इलाज करना पड़ेगा। इसके कई ऑपरेशन इसके स्टेज में इसके होंगे। बच्ची गढ़मुक्तेश्वर के गरीब परिवार से है, लिहाजा पुलिस से लेकर अस्पताल प्रशासन तक के रवैये पर सवाल उठ रहे हैं। स्ट्रेचर पर खुद ही अपनी बच्ची को अस्पताल ले जाने का वीडियो वायरल होने के बाद अब इस मामले की भी जांच हो रही है। 5 दिन के बाद अब पुलिस कह रही है कि उसने अपराधियों की पहचान कर ली है और जल्द ही उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन सवाल कानून व्यवस्था के उस दावे पर उठ रहे हैं जहां पर इतने इनकाउंटर और गिरफ्तारियों के बावजूद अपराधियों के हौसलों को पस्त नहीं किया जा सका है और एक के बाद एक प्रदेश भर में घटनाएं हो रही हैं। हापुड़ से अदनान और आजम के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। इधर उत्तर प्रदेश में एम्बुलेंस सेवाओं से जुड़े 20,000 कर्मचारी हड़ताल पर जा रहे हैं। इन कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें जो वेतन मिलता है वो बहुत कम मिलता है और वो भी समय पर नहीं मिलता। हनुमान पांडे आप लोगों को बताना चाहता हूं, जो नए ज्वाइनिंग के लोग आए हैं 102 और 108 नंबर पर फोन करके आप जिन एम्बुलेंस सेवाओं को हर इमरजेंसी के लिए बुलाते हैं, उनसे जुड़े 20,000 कर्मचारी हड़ताल पे जा रहे हैं। उनकी शिकायत है कि उन्हें 11,000 की जगह 6,500 रुपये न्यूनतम वेतन मिलता है। ये पैसा भी समय पे नहीं मिलता। 4 घंटे रोज का ओवरटाइम भी नियम के हिसाब से नहीं मिलता, जबकि उनसे ट्रेनिंग के नाम पे 25 से 50,000 रुपए तक लिए गए, लेकिन नियुक्ति नहीं दी गई। एम्बुलेंस सेवा का कॉल सेंटर महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं है। ये एम्बुलेंस सेवा जीवीके EMRI नाम की संस्था चलाती है। उसके साथ कर्मचारियों की बैठक आज हुई। घंटों बैठक चलने के बाद भी कोई नतीजा नहीं निकला। इस पे हमारी सहमति बनती तो वार्ता सफल होती, इस पे हमारी वार्ता नहीं बनी, इसलिए हम वार्ता विफल करके समस्त उत्तर प्रदेश गाड़ियां खड़ी करने का निर्देश देते हैं। ये कितने अफसोस की बात है कि जब इतने बड़े पैमाने पे इन्फेक्शन फैला हुआ है, ऐसे में जो लोग कोरोना वॉरियर का रोल अदा कर रहे हैं उन्हें पूरी तनख्वाह नहीं मिलती, और जो मिलती है वो वक्त पे भी नहीं मिलती है। उनकी समस्याएं ज़रूर हल होनी चाहिए। लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। कोरोना वायरस से जंग में 196 डॉक्टरों ने अपनी जान गंवाई है। इनमें सबसे ज्यादा तमिलनाडु, गुजरात और महाराष्ट्र में मौतें हुई हैं। इन आंकड़ों के बाद अब मुंबई में खास तौर से डॉक्टरों के लिए एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें कई चौंकाने वाली जानकारियां सामने आई हैं। देखिए। कोरोना से जंग में तैनात हमारे डॉक्टरों के लिए हुए एक खास सर्वेक्षण में अहम जानकारियां सामने आई हैं, जो कई गलतफहमियां दूर करती हैं।
एसोसिएशन ऑफ मेडिकल कंसल्टेंट ने 176 संक्रमित डॉक्टरों का सर्वेक्षण किया, जिसमें पता चला कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन खाने के बावजूद 76% को संक्रमण हुआ, यानी हर 10 में से करीब 8 पर इसका खास असर नहीं दिखा है। आपको बता दें कि इस दवा को स्वास्थ्य कर्मियों के लिए अहम माना जा रहा था। करीब 55% डॉक्टरों को बीसीजी और एमएमआर दोनों टीके लगे थे, जबकि 23% ऐसे डॉक्टर मर्ज की चपेट में आए हैं जिन्हें सिर्फ बीसीजी का टीका लगा था। कोरोना का प्रभाव कम करने के लिए इन टीकों को अहम बताया जा रहा था। संक्रमित डॉक्टरों में से लगभग 40% 36 से 50 वर्ष की आयु वर्ग में थे, जो सामान्य आबादी में देखी गई प्रवृत्ति के अनुरूप है। हाल ही के सर्वे में दिखी लैंगिक असमानता डॉक्टरों के बीच भी देखी गई। संक्रमित डॉक्टरों में लगभग 67% पुरुष हैं। खास बात यह है कि 80% डॉक्टर अपने क्लिनिक और अस्पतालों में रोगियों को देखते हुए संक्रमित हुए। एसोसिएशन ऑफ मेडिकल कंसल्टेंट का कहना है कि निजी डॉक्टर सरकार के 50 लाख के कोविड डेथ कवर में नहीं आते। ये समान रूप से असुरक्षित हैं, इसलिए इन्हें भी इसमें शामिल करना चाहिए। तो हमने हमेशा ही ये गुजारिश की है गवर्नमेंट से कि अगर डॉक्टरों के बीच में ये बीमारी लगे पेशेंट देखने के वक्त, क्योंकि गवर्नमेंट ने ये हिदायत दी है कि हर एक डॉक्टर पेशेंट देखे, नहीं तो उनके अगेंस्ट केस किया जाएगा, उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जाएगा। और यही डॉक्टर अभी जब पेशेंट देखते हैं और उनको बीमारी लगती है, ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि प्राइवेट हॉस्पिटल के या प्राइवेट क्लिनिक के डॉक्टर को भी मुआवजा दिया जाए। अगर उनकी मौत हो जाए तो 50 लाख का मुआवजा दिया जाए। सर्वेक्षण में ये भी पाया गया कि 30% लोग मास्क के बिना ही डॉक्टर को मिलते हैं। The most important reason for the doctors to get infected. डॉक्टरों के संक्रमित होने की एक बड़ी वजह ये भी है कि मरीज मास्क नहीं पहनते। ये बहुत बड़ी सामाजिक जिम्मेदारी है। कल से जब आप घर से बाहर निकलते हैं तो जरूर मास्क पहने, हाथ सैनिटाइज करें और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। 196 डॉक्टर हम खो चुके हैं, एक भी खोना नहीं चाहते। We do not wish to lose even one more. इन सब के बीच सबसे अहम बात यह है कि 50% से ज्यादा डॉक्टर ठीक होकर प्लाज्मा देकर और जिंदगियां बचाने को बेताब हैं। मुंबई से पूजा भारद्वाज की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए। लैंगिक समानता को लेकर किस तरह से मुंबई में की गई है खास पहल, आपको दिखाएंगे पूरी खबर ब्रेक के बाद। देखते रहिए सिटी सेंटर शो। सशक्तिकरण और लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए मुंबई में खास पहल की गई है। देखिए किस तरह से ट्रैफिक सिग्नल्स पर बदलाव किए गए हैं। सूर्या गंजू की इस रिपोर्ट में। माया नगरी में ट्रैफिक सिग्नलों के मार्फत लैंगिक बराबरी को बढ़ावा, ये महाराष्ट्र के पर्यावरण और पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे की सांस्कृतिक परियोजना का हिस्सा है। अब मुंबई के ट्रैफिक सिग्नलों पर महिलाओं की आकृतियों से बने निशान होंगे। देश के किसी शहर में पहली बार ऐसा बदलाव हो रहा है। मुंबई अभी इंटरनेशनल सिटी है, काफ़ी लोगों का ध्यान रहता है, काफ़ी अर्बन प्लानर्स है, अर्बन डिज़ाइनर्स है। तो कुछ अर्बन प्लानर्स ने सजेस्ट किया कि दिस कैन बी अ गुड जेस्चर। अगर हम कुछ सिग्नल्स के फेसेस है वो फीमेल के अगर करेंगे तो दैट विल बी अ गुड सिंबॉलिक जेस्चर कि हम वुमेन एम्पावरमेंट को बढ़ावा दे रहे हैं, जेंडर इक्वालिटी को बढ़ावा दे रहे हैं। दिस इज बेसिकली एन एक्सरसाइज। ये दरअसल अपने आसपास के लोगों में लैंगिक संवेदना बढ़ाने की कोशिश है। ये मुंबई की सड़कों पर दिखने वाली महिला शक्ति को मुंबई ट्रैफिक पुलिस की ओर से एक सलामी है। महाराष्ट्र के पर्यावरण और पर्यटन मंत्री शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे ने इन नए सिग्नलों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा की, कहते हुए कि ये गर्व करने लायक बात है। ये नए सिग्नल दादर में लगाए गए हैं और वीर सावरकर मार्ग के 13 मोड़ों पर लगे सिग्नलों में ये बदलाव किया जाएगा। 4.5 किलोमीटर लंबे इस रास्ते पर सिद्धिविनायक मंदिर, माहिम दरगाह, सेंट मिखाइल का चर्च और चैत्य भूमि जैसे जाने माने स्थल हैं। कुल 240 सिग्नल चेंज करने का डिसीजन लिया तो सारे फीमेल फेसेस हो जाएंगे। हालांकि कई शहरों में महिलाएं ट्रैफिक संभालती रही हैं, लेकिन ट्रैफिक सिग्नलों में भी उनको जगह देना एक जरूरी और सकारात्मक बदलाव है। मुंबई से सूर्या गंजू की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और कोयम्बतूर में एक मिनिएचर आर्टिस्ट ने कोरोना योद्धा गणेश की मूर्ति बनाई है। गणेश चतुर्थी का त्योहार और कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए जागरूकता फैलाने के लिए उन्होंने ये बनाया है। कलाकार का कहना है कि वो हर साल इसी तरह गणपति का मिनिएचर बनाते हैं और हर साल उसमें कोई ना कोई संदेश होता है।
इस साल गणपति को कोरोना योद्धा के रूप में दिखाया जा रहा है, जो कोरोना वायरस के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए बनाए गए हैं। इसके साथ ही कलाकार ने साबुन पकड़े हुए बाहुबली का भी मिनिएचर बनाया है। इस साल इंडियन प्रीमियर लीग से चीनी मोबाइल कंपनी वीवो के अलग होने के बाद टाइटल स्पॉन्सरशिप की जो जगह खाली है, वहां पर रामदेव बाबा की पतंजलि नजर आ सकती है। पतंजलि के मुताबिक इसे वैश्विक मार्केटिंग प्लेटफॉर्म देने के लिए आईपीएल स्पॉन्सरशिप पर विचार हो रहा है। आपको बता दें कि वीवो के हटने के बाद से कई बड़े ब्रांड्स आईपीएल के स्पॉन्सर बनने की दौड़ में हैं। इसके लिए समय कम बचा है। इस बीच आईपीएल के चेयरमैन ब्रजेश पटेल ने कहा है कि इस साल यूएई में आईपीएल कराने के लिए सरकार से अनुमति मिल गई है। और इस पर पतंजलि समूह के प्रवक्ता एसके तिजारावाला ने एनडीटीवी से बात की है। उन्होंने कहा है कि स्पॉन्सरशिप के लिए बोली लगाने पर विचार हो रहा है और वो बीसीसीआई को प्रस्ताव भेजने की तैयारी में है। पतंजलि पहली बार किसी क्रिकेट टूर्नामेंट को स्पॉन्सर करेगी। पतंजलि का कहना है कि वोकल फॉर लोकल के लिए अच्छा प्लेटफॉर्म है और इससे भारतीय ब्रांड को ग्लोबल बनाने में मदद मिलेगी। कोरोना संकट के चलते इस साल आईपीएल यूएई में होगा। आपको बता दें कि 14 अगस्त तक स्पॉन्सरशिप के लिए प्रस्ताव भेजने हैं। और इसी के साथ सिटी सेंटर शो में मुझे दीजिए इजाजत। खबरों के लिए बने रहें एनडीटीवी इंडिया के साथ। नमस्कार।